Hello everyone, welcome to our channel Padhe India. My name is Prashant Chandra. We have developed a website named www.padheindia.com where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we had made IAS prelims test and UPPCS prelims test at very nominal cost. UPSC IAS prelims cost is 699 only and UPPCS is 499 only. Compared to any other coaching test series, our fees is very nominal. All these tests are prepared with the help of already selected candidates. तो आज हम पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज इज अ पार्ट 4A, कम्स अंडर द पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, पार्ट 4A में आता है ये. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंडिया में कोई नई ड्यूटी नहीं. ड्यूटी जो है ये हमारे एंशियंट टाइम से चली आ रही. एंशियंट लॉज में भी सारी ड्यूटी लगी थी. सपोज करिए कोई राजा है किसी शहर का, ठीक है, किसी किसी स्टेट का राजा है, ठीक है. अब वो वहां पे वो ड्यूटीज निकालता था कि ये इस देश के ये लोग ये ड्यूटी अपना अपना अपनाएंगे. ठीक है, तो इनको क्या, ड्यूटीज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कर्तव्य. कर्तव्य, ओके, कर्तव्य कहते हैं. ठीक है, कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ वन ड्यूटीज टुवर्ड हिज सोसाइटी, हिज कंट्री, हिज पेरेंट्स वाज एम्फसाइज्ड. तो इवन जो है, आप राजा अशोका का नाम जानते होंगे. राजा अशोका भी जो है अपने जो धम्मास, वो बोलते हैं ना धम्मास, उनके जो धम्मास थे, राजा अशोका के इंस्क्रिप्शन थे, वो पूरे पैन इंडिया में फैले हुए थे. तो हर जगह वो अपने पिलर गाड़ के रखते थे. उस पिलर में क्या क्या लोगों को करना है, उसमें उसमें ड्यूटीज जो है वो इंश्राइंड रहती थी. ओके, ड्यूटी जो है वो उसमें इंस्टाइड होते. सो ड्यूटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे एंशियंट टाइम से चला आ रहा है. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक आपको पता ही नहीं, एंशियंट इंडिया इज ओल्डर देन रोमन एंड ग्रीक रिपब्लिक सिस्टम. ओके, द एंशियंट रिपब्लिक ऑफ जनपद, लाइक जो पुराने हमारे जनपद से जो रिपब्लिक थे जिसमें लोग इलेक्ट होके आते थे, ये हमारे वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला जैसे राज्य में अराउंड 600 BC में ही चालू होते हैं. ठीक है, इस वहां भी क्या कहते हैं, जब लोग इलेक्ट होते थे तो उसमें भी उनको उनके लिए ड्यूटी दी जाती थी. देखिए, कर्तव्य मतलब ड्यूटी होता है, एंशियंट टाइम से ड्यूटी चली आ रही. ठीक है, इवन भगवत गीता, जो हमारा भगवत गीता है उसमें, और रामायण में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल, कैसे एक मनुष्य को होना चाहिए, किसी पर्सन को होना चाहिए, इस रामायण में उसकी ड्यूटी क्या करना चाहिए, रामायण में एक्चुअली में यही बताया गया है. ठीक है, इन गीता लॉर्ड कृष्ण ऑर्डेन्स वन शुड वन ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फ्रूट्स. मतलब कि सबको अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना धर्म का पालन करना चाहिए बिना फल की इच्छा किए बगैर. ठीक है, इवन महात्मा गांधी भी बोलते थे कि द वेरी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी सिक्योर इज अवर राइट, राइट कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम ड्यूटीज. अगर आपको राइट्स मिल रहा है कुछ भी चीज का, तो आपको उसके लिए, उसको बचाने के लिए आपको वो कर्तव्य या ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी. ठीक है, महात्मा गांधी आल्सो से 17 गैस वो बॉन्ड फॉर आई ऑलवेज स्ट्राइविंग टू डिसाइड व्हाट माय ड्यूटी वॉज. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे चीजें जो है एथिक्स वाले GS4 में, आप जो है एथिक्स के GS4 में, मैं लिख देता हूँ, GS4 में एथिक्स में, ये आप ये जो टर्म्स हैं आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं. इवन स्वामी विवेकानंद भी उन्होंने बोला, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन इंडिया. तो इनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया, महात्मा गांधी हो गया. ठीक है, भगवत गीता, रामायण में लिखा, ये आप जो है टॉपिक जो है GS4 में एथिक्स में अच्छे से लिख सकते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में इंडिया की जो प्रैक्टिकल वे में शुरुआत कब हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हुई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इंदिरा गांधी के जमाने में. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किसके रिकमेंडेशन हुई, कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन. ये आप प्लीज इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज को रट लीजिए. स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया. उसमें बोला गया कि क्या कहते हैं, हमको एक ड्यूटी भी, जो कॉमन सिटीजन के अंदर एक ड्यूटी भी आती है, वो उनको ड्यूटी ये निभाना पड़ेगा. इंदिरा गांधी ने उसमें बोला, द मोरल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वुड नॉट बी to smother right but to establish a democratic balance by making people conscious of their duties equally as their conscious to right. मतलब कि जैसे जैसे वो लोग, उनको राइट मिल रहा है, यही ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने ड्यूटी से कतराए मत और अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभाए जैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशनली द्वारा फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है. ठीक है, तो ये फंडामेंटल आइडियाज आया कहाँ से, ये हमने USSR से उठाया है, अर्स्टवाइल रशिया को से उठाया है. ठीक है, USSR से लाया. उसके बाद जापान वाज द ओनली डेमोक्रेटिक स्टेट दैट कंटेन्स द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. हमने क्या कहते हैं, जापान से भी, जापान में भी था ड्यूटी. ठीक है, तो रशिया से हमने उठाया ये. ठीक है, फंडामेंटल अमेंडमेंट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता दिए. आर्टिकल 51A ओरिजिनल ड्यूटीज किस में आता है, आर्टिकल 51
ए में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें आता है। फिर देखिए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में एक पहले 10 थी ड्यूटीज, ठीक है, पहले ओरिजिनली हमें बता दूं आपको, ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थी, ठीक है, जो 51 आर्टिकल पार्ट 4 ए में दिया गया था, ठीक है, 10 ड्यूटी, उसके बाद प्लस 1 ड्यूटी एक जोड़ी गई जो कि 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, उसमें क्या कहते हैं 11th ड्यूटी जोड़ी गई, ठीक, 11th ड्यूटी क्या थी मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था, इमरजेंसी के टाइम था, इंदिरा गांधी ने ड्यूटी भी जोड़ा था, ये आदमी का कर्तव्य, ये उनको करना है, ठीक है। 51 आर्टिकल में आता है, 42nd में 11th जो ऐड किया गया था 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे जहां कंफ्यूज होते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं, इज फंडामेंटल ड्यूटीज इज जस्टिसेबल और नॉट, अगर जस्टिसेबल है कि नहीं है, ठीक है, मींस इट इज इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट और नॉट, मतलब कि वो इसके लिए अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी वायलेट हो रही है तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जाते हैं, क्या ये इन्फोर्सेबल है कि नहीं है, नो, इट इज नॉट नॉन जस्टिसेबल एंड इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ओके। क्यों नहीं है, क्यों ऐसा नहीं, बिकॉज द फ्रेमर्स, बताओ, बिकॉज अर्लियर इफ यू गो एंड सी द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो नथिंग लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज, बट in other words it means that the framer of the constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of citizen in the constitution, but later on Indira Gandhi in 2000 in 1976 she has added by the 42nd amendment act that fundamental duties it's also necessary as फंडामेंटल राइट्स आर, ओके, जैसे फंडामेंटल राइट नेसेसरी है वैसे भी फंडामेंटल ड्यूटीज भी नेसेसरी होनी चाहिए, ओके। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाइक डीपीएसपी, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, मैंने आपको बता दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय कोर्ट, इट मींस फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन इन्फोर्सेबल, ओके, इट इज, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये है कि द पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स देम बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, जैसे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी ड्यूटी को इन्फोर्स कर सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर देश के सिक्योरिटी की बात है, अगर देश को खतरा है तो वो एक लॉ लाके बोल देगा कि सभी लोगों को अपने मैदान में आके लड़ना है लोग एनिमी कंट्री से, तो मतलब कि पार्लियामेंट बाय लॉ वो कर सकती है, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से फंडामेंटल राइट ड्यूटी लाया गया, ठीक है, ये आपको पता, तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब हम देख लेते हैं ये 11 जो ड्यूटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज, आपको ये सारा रटना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं रटने से, इसमें क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि लोग प्रियम्बल में, सॉरी, लोग जो है यहाँ पे प्रियम्बल में, ठीक है, प्रियम्बल में लोग फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में और डीपीएसपी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि वर्डिंग ऑलमोस्ट जो है कभी किसी किसी में सेम है, तो प्लीज आप उसको अच्छे से पढ़िए, दोनों में डिस्टिंक्शन होना चाहिए, पीसीएस में या यूपीएससी में प्रीलिम्स में, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको आप प्लीज देख के पढ़िएगा, ठीक है। पहला फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए क्या, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमने जो हमारे फोर फादर्स ने स्ट्रगल किया है हमारे आजादी के लिए, उनको हमको फॉलो करना चाहिए, उसको चेरिश भी करना चाहिए, ठीक है। यही जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का, यहाँ बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि मेन सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, तो लोग, पिछली बार मेरे को याद है 2017 में 2016 में क्वेश्चन आया था जिसमें यही सेम ऑप्शन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 ये पूछा गया था, ये प्रेम्बल से लिया गया है या फंडामेंटल ड्यूटीज से लिया गया, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो आप पूरा पढ़िए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इट इज वन ऑफ द प्रीमिनेंट नेशनल ऑब्लिगेशन फॉर ऑल ऑफ द सिटीजन, हमको इंडिया की सोवरेनिटी, हमको उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी हमको इंडिया की मेंटेन करनी है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो, मतलब कि अगर, वही आपने बताया ना, अगर सिक्योरिटी का मामला है और पार्लियामेंट ने बोल दिया है कि सबको आके लड़ाई करनी है फ्रंट एंड में, ठीक है, अगर आर्मी की कम हो गई है, ठीक है, लोग कम हो गए आर्मी में, तो कॉमन मैन को अगर लॉ ला दिया कि आपको लड़ना ही लड़ना, हर एक घर के एक आदमी को आना ही आना है, तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ क्या है, टू प्रोमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हमको अपना भाईचारा जो है
वो बढ़ाना पड़ेगा लोगों के बीच में, ठीक है। और सबकी रिस्पेक्ट करने पड़ेगा किसमें, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज में। और हमको क्या कहते हैं, जो रिनाउंस करना पड़ेगा, हमको डेरोगेटरी जो रिमार्क्स हम डिग्निटी ऑफ वुमेन, हमको वो खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, यही चीज देखिए डीपीएसपी में लिखा हुआ है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं 5th 6th पॉइंट में, ठीक है, जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हमारे कंपोजिट कल्चर को, हमारे कल्चर हेरिटेज को, जो नोबल और रिचेस्ट है उसको क्या कहते हैं, हेरिटेज को, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, 7th पॉइंट पे लोग कंफ्यूज होते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पे, ठीक है। 7th में क्या लिखा है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर। यही चीज डीपीएसपी में भी है, सेम चीज, और फंडामेंटल खाली वर्डिंग से लगे। अगर ये प्रॉपर यही लिख के आया, समझ लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज का है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, इंपॉर्टेंट है। 9th में टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्ब वायलेंस, हमको वायलेंस के खिलाफ रहना चाहिए और पब्लिक प्रॉपर्टी को तबाह नहीं करना चाहिए, ठीक है। 10th क्या है, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशनल कॉन्स्टेंटली rises to higher level of endeavor and achievement, okay, that is right। ये जो 11th पॉइंट है, ये 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया। इसके तहत ये बोला गया कि हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि देयर शुड बी राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल के बच्चों के बीच में, उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन उनको दिया जाए। और ये ऑब्लिगेशन डाला गया, क्या कहते हैं, देखिए इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फंडामेंटल राइट में भी जोड़ा गया और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये जोड़ा गया कि आर्टिकल 51 ए क्लॉज के तहत ये बताया गया कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, उनकी ये ऑब्लिगेट करता है पेरेंट्स के ऊपर कि उनको ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें ताकि उनको वो स्कूल भेज सकें। और इसको जो है आर्टिकल 21 ए के तहत, देखिए आर्टिकल 21 ए के तहत, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 ए जिसमें राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर और बहुत सारी चीजें राइट दिए गए हैं, उसमें जो है ऐड कर दिया गया है, ठीक है, फंडा ये राइट टू एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद देखिए 2005 में भी आया था, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कंक्लूजन में क्या निकलता है, फंडामेंटल ड्यूटी मस्ट सर्व अ कांस्टेंट रिमाइंडर। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये हमारे मनुष्य को, जो इंडियन सिटीजन है, उनको ये कांस्टेंट रिमाइंडर दिया गया है कि फॉर अवर नेशनल गोल एज वेल एज इनकलकेट इन ऑल ऑफ अस प्रोफाउंड सेंस ऑफ सोशल, हमारे अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है। मतलब कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है तो उसको आप हल्के मत लीजिए, आपको कुछ ड्यूटीज है जो आपको खुद निभानी होगी, ताकि जो है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों को क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली और एक प्रकार से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में दोनों चलता रहे, ठीक है। It is only through the fulfillment of our duties is the most earnest way that we can live life to our truest potential and help lead our nation toward prosperity and development। ये करने से, फंडामेंटल ड्यूटीज अपनाने से हमारी जो कंट्री है वो प्रॉस्पर होगी, लोगों का डेवलपमेंट होगा ना। मान लीजिए कोई, इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करना है, लेकिन देखिए लोग दंगे होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करते, तो मतलब कि पूरे देश का बर्बाद हो, पूरे देश की इकोनॉमी खराब होती है, तो इससे हमको बचना चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। प्लीज आप पढ़े इंडिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पढ़े india.com में जाइए, वहाँ हमने टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है। प्लीज वहाँ पे टेस्ट सीरीज यूपीएससी का और पीसीएस का टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। 699 और 499 में अवेलेबल है, बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और प्लीज हमको इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फॉलो करिए और हमारे पढ़े इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। सो गाइस, stay home, stay safe, and God bless you. Thank you.